सभी को नमस्कार। स्वागत है साहित्य अकादमी के लोकप्रिय और नियमित कार्यक्रम साहित्य मंच में। आज हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ और लोकप्रिय रचनाकार मृत्युंजय सिंह जी और पवन माथुर जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्या मंच पर पधारें। एक जो स्वागत की परंपरा है, मुझे लगता है हमको करना चाहिए। तालियों से अब मैं एक विधिवत स्वागत के लिए साहित्य अकादमी के सचिव आदरणीय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा अंग वस्त्र पहनाकर हमारे मेहमान का स्वागत करें। कुछ हमारे और कलाकार साथी हैं जो मृत्युंजय सिंह जी का साथ संगीत में देंगे। मैं चाहता हूँ वो भी एक बार मंच पर आ जाएं और सचिव महोदय उनका भी स्वागत करेंगे। आशीर्वाद लो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब मैं अपने रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय आपसे करवाना चाहता हूँ। आदरणीय पवन माथुर जी हैं हमारे साथ। पवन माथुर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर जी के सुपुत्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हैं और मैं देख रहा हूँ आज उनके बहुत सारे साथी हमारे सामने बैठे हुए हैं जो उनके साथ रहे हैं। पवन माथुर जी कविता और साहित्य की संवेदना आप जान सकते हैं विरासत में मिली है, क्योंकि एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ की साहित्य के पूरे संस्कार थे। पिता गिरिजा कुमार माथुर और माँ शकुन माथुर से बचपन में मिले काव्य संस्कार का प्रतिफलन मुट्ठियों में बंद आकार एक काव्य संकलन है सहयोगी। समीकरण ये भी किसी के साथ कहानी संग्रह है आपका, और विचार कविता काव्य संकलन आपके कविता संग्रह है। एक शब्द है मेरे पास, शब्द बीज, ये कविता और कहानी का एक सम्मिलित एक ग्रंथ है जो आलोचना पर केंद्रित है। शब्द बीज पर हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य शक्ति सम्मान आपको प्राप्त है। साहित्य अकादमी के लिए आपने गिरिजा कुमार माथुर रचना संचयन का चयन एवं संपादन किया है जो हमारे यहाँ से प्रकाशित है। गिरिजा कुमार माथुर पर के काव्य पर आपकी दो पुस्तकें और जो आधारित हैं उनका आपने संपादन किया है। उनके शीर्षक हैं चुटियाँ उस चंदन वन की और काल पर छूटी निशानी। भाषा काव्य और काव्य भाषा पर केंद्रित उनकी नई पुस्तक समय होने की अजरश धारा का इसी वर्ष प्रकाशन हुआ है। और आपको जानकारी शायद ना हो, पवन माथुर ने रसायन शास्त्र से हटकर विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी, जिसमें जैविकी है, भाषा विज्ञान और साहित्य के संबंधों पर बहुत विशाल, जिसको कहते हैं विपुल लेखन किया है और व्याख्यान भी दिए हैं। तो एक बार करतल ध्वनियों से स्वागत है। आज के दूसरे रचनाकार हैं आदरणीय मृत्युंजय कुमार सिंह जी, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं और आजकल पश्चिम बंगाल में कार्यरत हैं। आपके दो कविता संग्रह तिरछे और आज के आभास प्रकाशित हैं। अंग्रेजी और हिंदी छंदों में कालिदास के मेघदूत का रूपांतरण भी आपने किया है जो बहुत लोकप्रिय है। नृत्य नाटक शिखंडिनी और सागरिका के अलावा नाटक देव सभा, कथा जहूर मियाँ का भी आपने लेखन किया है और ये प्रकाशित कृतियाँ हैं। आपने बांग्ला और हिंदी की कुछ फिल्मों के गीत भी लिखे हैं जिनमें मुख्य हैं चुखेर वाली, हम सब जानते हैं, और अंतरमहल जिनका निर्देशन रिपुन घोष ने किया था। इसके अलावा और फिल्में हैं जैसे धर्म है, बीवर है, बाया दार्जिलिंग, चतुरंग और नजरबंद। तो ये आपके बहुआयामी जो सृजना और प्रतिभा के जो कार्य हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। आप ICCR विदेश मंत्रालय द्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित भोजपुरी लोक गायक भी हैं।
तो आज आप जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं। आज हम एक उनका अलग रूप जो एक गायन का और एक लोक कलाओं के प्रति उनके मोह का है वो भी हमारे सामने आएगा। आप भारत के इंडोनेशियाई दूतावास में लगभग 4 वर्षों तक साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों के काउंसलर भी रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित आपका गंगा रतन विदेशी एक भोजपुरी उपन्यास है जो चर्चा में है रहा काफ़ी, और उसका हिंदी अनुवाद भी दोनों ही। और आपका हाल ही में वाणी प्रकाशन से अभी मार्च में इसका विमोचन हुआ कलकत्ता में द्रौपदी खंड का आया है जो कि जिसकी चर्चा अब लगातार है। आज वो आपके साथ उसके कुछ अंश भी पढ़ेंगे, मुक्त छंद और गजलें भी। तो स्वागत है साहित्य अकादमी की तरफ से आप दोनों रचनाकारों का। मैं पहले अनुरोध करूंगा पवन माथुर जी से कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें, जहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से। हाँ ठीक है, मैं वहीं से करता हूँ। सभागार में सभी को नमस्कार, और अजय भाई आपका परिचय देने के लिए बहुत आभार। मित्रों, हमसे ही भाषा और शब्द है, लेकिन उतना ही बड़ा सच यह भी है कि आज जो भी हम हैं वह शब्द से ही है। लेकिन अगर ये शब्द ही आपका साथ छोड़ने लगे तो उसी पर एक कविता है, ये मेरे शब्द। ये मेरे शब्द कब मेरा साथ छोड़ जाएंगे, ये मेरे शब्द कब मेरा साथ छोड़ जाएंगे, क्या मालूम। ये शब्द जो चुपचाप चुराते चले जा रहे हैं दिन रात पल क्षण, कब मेरा साथ छोड़ जाएंगे मालूम नहीं। जाने किन स्वप्नों के पंखों पर बिठा, जाने किन स्वप्नों के पंखों पर बिठा, अनजान दहलीजों पर दहलीजें पार करते हुए यकायक कब अजनबी बन जाएंगे, पहचानने से इनकार करते हुए अपनी अलग राह पकड़ लेंगे। इन शब्दों का क्या पता, ये शब्द कब कठोर और निर्दयी हो जाएंगे, ये शब्द कब कठोर और निर्दयी बन जाएंगे मालूम नहीं। क्रूरता के कवच ताने कब तहस नहस कर जाएंगे, मासूम स्नेह के महीन धागों को। ये शब्द कब कठोर और निर्दयी बन जाएंगे मालूम नहीं। क्रूरता के कवच ताने कब तहस नहस कर जाएंगे, मासूम स्नेह के महीन धागों को। और कब ये शब्द प्यासे हो जाएंगे खंजर से, कब ये शब्द प्यासे हो जाएंगे खंजर से, तलवार की नोक से टपकती धार से, जैसे हो गए थे अंतिम रात्रि भोज में जूडस के, या फिर भव्य रोम में ब्रूटस के। इतिहास ढोते ढोते, वाह क्या बात है, इतिहास ढोते ढोते घिसटते ये मेरे शब्द, इतिहास ढोते ये मेरे शब्द कब साथ छोड़ जाएंगे मालूम नहीं। जैसे छोड़ गए थे सत्य का, जैसे छोड़ गए थे सत्य का, तीरों भालों घोड़ों रथों मुकुटधारियों पंचम स्वर के उद्घोष के बीच छोड़ गए थे सनाके में द्रोण को। तेज दौड़ते रथ के पहिए की कील से ये मेरे शब्द कब निकल जाएंगे मालूम नहीं।
क्या बात है। बहुत बढ़िया। तेज दौड़ते रथ के पहिए की कील से, ये मेरे शब्द कब पहिए से निकल जाएंगे मालूम नहीं। जो कोख में ही साथ छोड़ गए थे, किसी चक्रव्यूह का राज खोलते खोलते कब अचानक खामोश हो जाएंगे, किसी और व्यूह रचना के तहत उन निष्ठुर शब्दों का क्या पता। कहाँ रखूं इन प्यार और सद्भाव से भरे शब्दों को, कहाँ रखूं इन प्यार और सद्भाव से भरे इन शब्दों को, जो अचानक खतरनाक हो सर्प से फुफकारते हैं, जो अचानक खतरनाक हो सर्प से फुफकारते हैं। भलमनसाहत से भरे अभी अभी फिर धूर्त हो जाते हैं। भलमनसाहत से भरे अभी अभी फिर धूर्त हो जाते हैं। इन शब्दों का क्या पता कौन सा वह पात्र हो जिनमें हमेशा के लिए बंद कर सकूं इन अभिशप्त शब्दों को। कैसे इन्हें पुनः पुनः मान सकूं कि फिर कभी साथ न छोड़ पाएं किसी और महारात्रि तक। क्या बात है। एक दूसरी इस कविता से जरा भिन्न स्वर लहरी की कविता है। ये थोड़ी आज पर ज्यादा है। इसका शीर्षक है लापता हैं कल से। लापता हैं कल से, ब्लॉक में सनसनी है। लापता हैं वे कल से, गली नुक्कड़ दुकान ठेला गाड़ी पनवाड़ी के पास, उड़ती हवा के गुबार में लिपटे शब्द कह रहे हैं, पूछते फिर रहे हैं। लापता हैं वे कल से। अरे शनिवार को ही तो, कल ही तो, अरे आज दोपहरी ही, कुछ घंटे पहले ही तो, लेकिन लापता हैं वे कल से। क्या किसी धोखाधड़ी चोरी में तो नहीं? क्या किसी धोखाधड़ी चोरी में तो नहीं? कर्ज में डूबे तो नहीं? लंबी बीमारी से परेशान तो नहीं? भाग लिए हो किसी और औरत संग, या किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार, क्या पता। बीवी बच्चे नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सब शक के घेरे में हैं। लापता हैं वे कल से। कहीं भी तो नहीं है वे, कहीं भी तो नहीं है वे। घर से बेदखल वृद्धा आश्रम में भी नहीं, घर से बेदखल वृद्धा आश्रम में भी नहीं। शनाख्त न हो सकी लाशों में भी नहीं। अस्पतालों के फ्रीजरों में सड़े गले नहीं। डिस्ट्रिक्ट मॉल से कूद चुके मेट्रो पहिए तले कुचले गए। रैन बसेरों गुंडे नशेड़ियों कोठों के बाहर अधमरा कर डाल दिए गए, वहां भी नहीं। बमुश्किल ढूंढी जाने वाली गुमशुदा लोगों की फहरिस्त में भी नहीं। कहीं भी तो नहीं है वे, ठीक वैसे जैसे रंगीन रोशनियों की चकाचौंध में गायब हैं अंधेरे। जैसे रंगीन रोशनियों की चकाचौंध में गायब हैं अंधेरे। अंधेरे जिसमें मरती है बंजर खेती। अंधेरे जिसमें मरती है बंजर खेती। प्यासी होती हैं नदियां, जहां सूख गई जमीन फपोलों की पपड़ी सी उछलती है।
धूप जहां बाज सा झपट्टा मार लापता कर देती है उनको जो अंधेरे में थे। वाह वाह क्या बात जो अंधेरे में थे गायब हो गए हैं वे, जैसे लुप्त हो रहा है इंसाफ। गायब हो गए हैं वे जैसे लुप्त हो रहा है इंसाफ। जहां ट्रक नीचे आ गई है इंसानियत और चीख गायब है। जहां जहां ट्रक नीचे आ गई है इंसानियत और चीख गायब है। अफसोस के अस्पतालों में जहां विलीन हो रही हैं जिंदगियां। डिजिटल दृश्य बुलबुलों से चेहरों पर मुस्कुराहट और सौहार्द चिपकाए हुए। डिजिटल दृश्य बुलबुलों से चेहरों पर मुस्कुराहट और सौहार्द चिपकाए हुए, जहां दरअसल मर रही है संवेदना। कहीं भी तो नहीं है वे, लापता हैं जैसे लापता है ऊष्मा का संस्पर्श जीवन के पृष्ठों से। बहुत अच्छा। लापता हैं वे जैसे लापता है ऊष्मा का संस्पर्श जीवन के पृष्ठों से। दिन हफ्ते महीने निकल गए, दिन हफ्ते महीने निकल गए। ब्लॉक में अब सनसनी नहीं है, ब्लॉक में अब सनसनी नहीं है। हंसी ठट्ठा ठिठोली है, शब्द अब नग्न हैं। लापता हैं वे ही नहीं कल से, लापता हैं वे ही नहीं कल से। शर्मसार होती एक पूरी पीढ़ी ही गायब हो रही है घरों मोहल्लों कस्बों नगरों से धीरे धीरे। अब एक और तीसरी कविता ये है कि जब कभी आपका कोई बहुत करीबी चला जाता है, मैं थोड़ा सा पानी ले लूं मैं। जब कभी नहीं तो आप बैठ के ही कर लीजिए बेशक, कोई बात नहीं, बैठ के कभी करेंगे तो पानी फिर भी वो पास रहेगा ना। जब कभी आपका कोई बहुत बेहद करीबी चला जाता है, दोस्त है, माँ पिता, जिंदगी पटरी से उतर जाती है। और जो जब कभी ये जहां ये सोचा ही नहीं होता कि इनके बिना हम कैसे आगे चलेंगे या हम कैसे रहेंगे, उसके बारे में जो सोचा भी नहीं होता, उसके बाद भी जिंदगी फिर पटरी पे आ जाती है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ गोज ऑन, शो गोज ऑन। वही आयरनी है जिंदगी की। उस आयरनी पर एक कविता है, जस का तस सा ही तो लगता है ना, जस का तस सा ही तो लगता है ना, सभी कुछ वैसा ही तो लगता है ना। क्या बात, तो रसायन विज्ञान डाल दिया अभी। वाह अद्भुत अद्भुत, जस का तस। जस का तस सा ही लगता है, सभी कुछ वैसा ही तो लगता है ना। तेज हवा फिर चल पड़ी है, तेज हवा फिर चल पड़ी है, पीले पड़ गए पत्तों की कतार का बगुला आंगन से उड़कर आजाद हो गया है। पीले पड़ गए पत्तों की कतार का बगुला आंगन से उड़कर आजाद हो गया है। और यही तो पूछ रहा है ना कि तुम्हें परिंदे में दिलचस्पी है
या उड़ने में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही तो पूछ रहा है ना परिंदे में कि तुम्हें परिंदे में दिलचस्पी है या उड़ने में। मोटी मोटी बूंदों ने सूनी पड़ी छतों को फिर घेर लिया है। मोटी मोटी बूंदों ने सूनी पड़ी छतों को फिर घेर लिया है। और बेशुमार पत्थरों से लदे इस शहर को काले नाग से बादलों ने फिर डस लिया है। मोटी मोटी बूंदों ने सूनी पड़ी छतों को फिर घेर लिया है। और बेशुमार पत्थरों से लदे इस शहर को काले नाग से बादलों ने फिर डस लिया है। हाँ, जिंदगी की लंबी आह ने मौन घरों की खिड़कियों को जरूर झकझोर दिया। जिंदगी की लंबी आह ने मौन घरों की खिड़कियों को जरूर झकझोर दिया है। पर वह सिर्फ यही तो पूछ रही है ना, क्या आपको मालूम है कि मृत्यु की छाया में प्रतिदिन रहना छाती पर रखे कितने पत्थरों के बराबर होता है। बाहर के गलियारे के गमलों में लिली फिर फूट फूट पड़ी। बाहर के गलियारे के गमलों में लिली फिर फूट फूट पड़ी है। मानो कह रही हो अभी मैं हूं ना। पिछवाड़े के दरवाजे पर लगी कॉल बेल का कनेक्शन अभी भी जारी है। पिछवाड़े की दरवाजे पर लगी कॉल बेल का कनेक्शन अभी भी जारी है। आप बजाएं तो सही, पैरों की वही पुरानी आहट बदस्तूर सुनाई पड़ जाएगी। अपनी शनाख्त के लिए सिर्फ यही तो पूछ लेगी ना कि क्या आपको मालूम है कि हर आदमी कल्पना और संवेदना की गहराई में डूब डूब कर कितना तन्हा हो जाता है। ठीक पहले की तरह काली बिल्लियां एस्बेस्टस की छत पर खड़बड़ खड़बड़ कर रही हैं। ठीक पहले की तरह एस्बेस्टस की छत पर काली बिल्लियां खड़बड़ खड़बड़ कर रही हैं। सिर्फ दरवाजे की सांकल ही तो है जो न जाने कहां भीतर फंस गई है और न जाने किस अतहा में फंस गई है। एक न भर सके जख्म के कुंडे में अटकी पड़ी है। बाकी सब जस का तस सा ही तो है ना। क्या बात। धूल भरे रैकों में लगी किताबें, धूल भरे रैकों में खड़ी लगी किताबें पंक्ति में खड़ी आमंत्रित कर रही हैं। अरे हमें उठाओ और जानो तो सही कि कैसे समय के बवंडर में रूह के थपेड़े स्मृति का स्रोत बनकर बिफरते रहते हैं। बैत की टेबल और उसके आमने सामने लगी दो कुर्सियां अभी भी अभिवादन की मुद्रा में लीन हैं। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? चौके में रखा चाय का थर्मस और कप किसी गर्मा गर्म बहस की लहर दर लहर के इंतजार में है। क्लिप बोर्ड पर लगा सफेद पन्ना किसी इबारत के लिखे जाने के इंतजार में बना हुआ है। इस सब जस के तस के भीड़ भड़के में, इस सब जस के तस के भीड़ भड़के में किसी ने यह नहीं देखा कि सिर्फ दीवार पर लगी पेंटिंग अनजाने में सांस के आखिरी धचके से अपनी कील पर पलट गई है। बाकी सब जस का तस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भी मधुर था, अद्भुत। एक कविता और पढ़ के समाप्त कर दूंगा मैं। समय आप करिए। ये लगभग 46 वर्ष पूर्व लिखी गई थी
46 वर्ष पूर्व। उस वक्त कुबेर दत्त जी जिंदा थे और वो एक पत्रिका कार्यक्रम करते थे। उन्होंने कहीं एक कविता सुनी और उन्होंने कहा कि पवन जी मैं इसको चित्रों के साथ दूरदर्शन पे प्रस्तुत करूंगा। वो उन्होंने किया और इस कविता का शीर्षक कुछ और था उस समय, लेकिन उन्होंने अपना शीर्षक दिया शब्द महल, और इसी शीर्षक से अब ये कविता छपी भी है और आपके सामने है। शब्द महल। मैं तुम्हारा जिक्र भर कर सकता, मैं तुम्हारा जिक्र भर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी काबिलियत सिर्फ शब्दों तक है। मैं तुम्हारा जिक्र भर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी काबिलियत सिर्फ शब्दों तक है, और मेरे सभी शब्द तुम पर छोटे हैं। मैं तुम्हारा जिक्र भर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी काबिलियत सिर्फ शब्दों तक है, और मेरे सभी शब्द तुम पर छोटे हैं। मैंने जब भी कभी तुम्हारी याद के बहाने तुम्हारे प्यार को गढ़ना चाहा, मैंने जब भी कभी तुम्हारी याद के बहाने तुम्हारे प्यार को गढ़ना चाहा है, मुझे हर बार ऐसा लगा है मानो मैंने किसी मचले हुए बच्चे की मासूम शरारत को रंगों में भरना चाहा हो, और मेरे सभी रंग किसी आकारहीन रचना में बिखर गए हों। वाह, अच्छी बात। मैं तुम्हें और अपने आप को इस बात का कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुम्हें और अपने आप को इस बात का कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम हर बार मुझे बुखार की हल्की रमक सा सराबोर कर जाती हो, कि जब भी कभी मैंने तुम्हारे देह के ताप को शब्दों में संजोना चाहा है, मेरे शब्द महल पिघल जाते हैं। कितनी बार मैंने तुम्हें उचट गई नींद की करवटों में याद किया है, कितनी बार गर्म सांसों के बीच मैंने तुम्हें पहली बारिश की बौछार सा अपने होठों पर महसूस किया है। तुम मेरी हर उदास शाम के चेहरे को झपकती हुई अजनबी गंध वाली हवा हो। तुम मेरी हर उदास शाम के चेहरे को थपकती हुई अजनबी गंध वाली हवा हो, कि मैंने जब भी कभी तुम्हें याद किया है, मुझसे कविता नहीं रची जाती। यह मिट्टी तुम्हारी सौंधी आंच छिपाए हुए, यह बुरूस गुलहर गुलमोहर तुम्हारे चेहरे के सुर्ख अक्स, यह बिछलती हुई धूप तुम्हारे मेरे मन की, काश कि मैं तुम्हें किसी शब्द चित्र में बांध पाता, काश कि कोई बिंब होता जो तुम पर पूरा उतरता। कितनी बार मैंने तुम्हें नदी की हिलोर सा महसूस किया। बहुत बहुत नहीं, समय की सीमा है, नहीं तो मेरे पास और कुछ भी करता है भी। बहुत धन्यवाद पवन जी। शब्दों की एक यात्रा जो इतिहास तक थी और एक प्रेम के बीच शब्द किस तरह से रूप लेते हैं, और लापता लोगों की चिंता जो हम समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और एक किसी के अपने साथ से चले जाने की जो पीड़ा है। तो अभी 4 हमने विविध रूप देखे, और शब्दों का जिस संस्कार की हम बात कर रहे थे वो हम सबने महसूस किया इन कविताओं में। तो एक बार फिर दोबारा हम चाहेंगे तारीफ से और मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय मृत्युंजय सिंह जी से कहूँगा कि वो हम सबसे पहले तो इस प्रेक्षागृह में मौजूद सचिव साहित्य अकादमी के सारे सदस्य और यहाँ के जो कर्मी हैं, जिनकी वजह से ही हम हैं यहाँ, और आप सब विशिष्ट जन जो आज आए हैं, जोखिम उठाया है हमें सुनने का, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। और अपनी प्रस्तुति मेरी ऐसी है कि मैं मुक्त छंदों में
मैं गाता भी हूँ, मैं सब मिला जुला कर एक पेश करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चूँकि रचनाओं का है तो प्रतिनिधि रचनाएं हो। तो सबसे पहले मैं एक छोटी रचना आपको पेश करता हूँ। ये जंगल है। आपस में लिपटे तरु लता जड़े व लड़ियां, समन्वय की अनगिनत लड़ियां। आपस में लिपटे तरु लता जड़े व लड़ियां, समन्वय की अनगिनत लड़ियां। धूप हवा छांव टूटे टेढ़े खड़े, चाहे जैसे भी हो पांव, सब में निर्झर सी बहती साझेदारी। यह सभ्यता का नगर नहीं है, यह सभ्यता का नगर नहीं है, यह जंगल है। यहाँ सब कुशल मंगल है, यहाँ सब कुशल मंगल है। और दूसरी कविता है मेरी। कविता का शीर्षक है मैं प्रेम करना चाहता हूँ। एक हृदय अनग और साफ दृष्टि लिए मैं मनाना चाहता हूँ तुम्हारे सौंदर्य का उत्सव। धमनियों में उमड़ते लहू का खींच कर रास, ताकि उलीच कर अपनी गाढ़ी तरलता वो तुम्हें अपने मुंह में न लपेट ले। घनी बरौनियों की छाया में पलकों के उत्थान पतन से रह रह विस्तृत संचार की भाषा पढ़ना चाहता हूँ। निकटता का वह गणित भी फिर से सीखना चाहता हूँ। तुम्हारी त्वचा के अस्तर से अब भी झांकती है जो चांदनी, तुम्हारी त्वचा के अस्तर से अब भी झांकती है जो चांदनी। कभी मेरे झूठ को सच की रोशनी से नहलाती, तो कभी जीवन के घूरे पर पड़े दायित्व के टुकड़े चमकाती। मैं उसमें नहाना चाहता हूँ। दुविधा में पड़ा वक्र दिशाओं में तना हुआ, सपनों के कांपते रोम लिए मैं जड़ नहीं, मुक्त झूलते पत्तियों सा हिलकर छूना चाहता हूँ। फिर से तुम्हारे दो आंखों में बसे जीवंत महाद्वीपों का जगत। प्रेम में पगा प्रेम से ही विभक्त, प्रेम में पगा प्रेम से ही विभक्त, प्रेम से भरा प्रेम से ही रिक्त। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करना। मेरी तीसरी कविता है, यह नालंदा बुद्ध की मिट्टी में कुछ ऐसा है। मुझे नहीं लगता लोगों ने, जैसे कोई ऐसा कवि नहीं होगा जिसने अपने पिता या माता पर, खास करके माँ पर कविता न लिखी हो। उसी तरह कोई ऐसा कवि नहीं होगा शायद जिसने बुद्ध पर और बुद्ध की धरती पर और उनके दर्शन से प्रभावित होकर कोई कविता न की हो। यह मेरा अनुभव है नालंदा के प्रति। नालंदा में जब मैं गया था, कुछ 1-2 साल पहले की बात है, बहुत सालों के बाद। बहुत करुणा जगी बुद्ध तुम्हें देखकर, उस कब्रगाह में जहां तुम्हारी स्मृतियों का भग्नावशेष सैलानियों का आकर्षण है। बहुत करुणा जगी तुम्हें देखकर बुद्ध, उस कब्रगाह में जहां तुम्हारी स्मृतियों का भग्नावशेष अब सैलानियों का आकर्षण है। वहां के बाग में भी मुझे बहुरूपी खाद्य के पैकेट दिखे और विभिन्न पेय की खाली बोतलें। दूर बामियान में भी अब वही सब दिखता है। और हाँ, कुछ और विभत्स रूप से टूटी है वहां की मूर्तियां। सुनते हैं तराशे गए पत्थरों में कीलों के वज्र जैसी चुभी थी गोलियां। नालंदा के समय गोला बारूद नहीं था, तो उसे घोड़ों और तलवारों से रौंदा किसी ने। पुस्तकालय में आग भी लगाई, सुनते हैं जो महीनों तक नहीं बुझ पाई। अज्ञान ने ज्ञान की चिता जलाई। फिर कुछ भिक्षुओं के सर भी तो कटवाए। असरफियों का लालच देकर लालच ने स्वाभिमान को भी पालतू बनाया। एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बना है समीप ही। वितंडा और कुचक्र के धूल के बीच हम उसको भी रहे सींच, क्योंकि हमें कुछ और खंडहर चाहिए, कुछ और स्मारक। सैलानी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मिट्टी में फूटते ही जीवन के अंकुर दब जाते हैं कभी कभी, परत दर परत बेजुबान सभ्यताओं के ऐसे ही रहे हैं कदाचित प्रतिमान।
सोच रहा था, यही कुछ सोच रहा था कि कैसे नए प्रजन्मों को बताऊंगा, कि तभी शैवालों के बीच दबी ईंटें समवेत स्वर में कह उठी, मैं ज्ञान हूं, मैं ध्यान में हूं। अचानक दिखती है हवा में उठती धुएं की एक लकीर, जिसमें फंसी जले हुए ज्ञान की खुरदरी तलहटियां मेरे गालों को सहलाती देती हैं चीर। ज्ञान अभी भी सुलग रहा है, ज्ञान अभी भी सुलग रहा है, पुस्तकालय में नहीं तो उसकी परिधि में बसे एक झुंड गांवों की रसोई के चूल्हों में। लेकिन वह सैलानियों के फोटो में नहीं आता, ज्ञान भूत है, कैमरे में नहीं समाता। लेकिन वह सैलानियों के फोटो में नहीं आता, ज्ञान भूत है, कैमरे में नहीं समाता। टूटे अंगों से भी ध्यानस्थ नालंदा के बुद्ध बामियान के उतने ही खंडित बुद्ध की प्रतिमा से कहते हैं, यहाँ से वहां तक सभ्यता की एक ही निशानी है भंते, तृष्णा, ईर्ष्या, हिंसा, अराजक प्रकृति की अविराम मनमानी है भंते। मेरे पश्चात के नीचे फिर से कोई फुसफुसाता है, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, किंतु इस बार किसी ने नहीं कहा संघम शरणं गच्छामि, संघम शरणं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक कविता, जिसके अभी मेंशन किया था उन्होंने, देवसभा नाटक का, देवसभा उस कविता से ही, वो नाटक पूरा इस कविता से ही फूटी थी। याद करें वो दर्दनाक रात और वो समय, ऐसी नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई होरी पास्ट की हम बात कर रहे हैं, आजकल भी होते ही रहता है। जब निर्भया का एक कांड हुआ था, केस हुआ था इस देश में, मैंने ये कविता बहुत पीड़ा में लिखा था, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन सी कविता का कौन सी शिल्प और क्या शैली क्या भाषा, तो मुझे माफ़ करेंगे जो कवि हैं यहाँ पर, कि हो सकता है बड़ी कहीं कुछ लगे कि ठीक नहीं है। याद करें उसे, मैं आत्मा हूँ उस अभागन लड़की की, जिसे तुम निर्भया कहकर एक आंदोलन तले दबाए। मैं आत्मा हूँ उस अभागन लड़की की, जिसे तुम निर्भया कहकर एक आंदोलन तले दबाए। सामयिक सामूहिक विक्षोभ जैसे एक नैसर्गिक भय की चादर लपेटे तब से घूम रहे हो तुम, दलों में टोलियों में खोज रहे हो अपनी बेटियों की सुरक्षा ढोंगी साधुओं की झोलियों में। मैं आत्मा हूं उन असंख्य अकाल मृत्यु से कवलित युवतियों की, जो तुम्हें देखती हैं, टटोलती हैं तुम्हारा मन और स्वयं भी भटकती हैं, क्योंकि हम जैसे हिंस्र परिणामों का कोई पिंडदान नहीं होता। देवलोक में भी हमारा कोई स्थान नहीं होता। वहां की लक्ष्मी सरस्वती भी हमें उल्टा समझती हैं, और विष्णु नारद जैसे ज्ञानी इस विवेचना में लगे रहते हैं कि हम जैसों को व्यभिचारिणी की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं। क्योंकि इंद्र जब अहिल्या से बलात् सहवास करें और राम के स्पर्श से पत्थर बनी काया को जीवन मिले, न्याय का आभास भरे, तब भी तो इंद्र व्यभिचारी ही हुए ना। वो तो अभी भी देवलोक में ही निवास करते हैं। गंधर्व और राक्षस विवाह तो सुना था, लेकिन क्षत विक्षत लाशों से सहवास, छी छी छी। शिव जब विद्रोह करते हैं, झुकी आंखों से नारद का इंगित होता है, देवों की संसद कुछ करती क्यों नहीं? शिव अकारण ही क्यों इतने विवल हुए जा रहे हैं? प्रारब्ध जी रहे जीवों का क्यों इतना मोह करते हैं? 3 सरों की बुद्धि से अभिहित ब्रह्मा का विद्रूप हुआ चित्त इंद्र का कुछ भी तो न बिगाड़ पाए, तो फिर व्यभिचारिणी कहना सटीक न होगा। कुत्सित विशेषणों से कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसे फिर वही निर्भया ही रहने दो, बाकियों में व्यभिचारिणी खोजो। मैं वहां भी टाल दी गई कहानी बनी, ठीक वैसे ही जैसे अपनों की अनबनी। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा देवियां नहीं, बस बांध देता मुर्गा, जो केवल सुबह ही पहचानता है, दोपहर और रात को कुछ भी नहीं मानता है। किसी ने कुछ नहीं कहा,
आखिर मैं धर्षिता की धर्षिता ही रही। इधर मेरे माँ बाप लगे हैं सर्वोच्च न्यायालय तक जाने में, विचारपतियों का फिर से माथा हिलाने में, गुहार लगाने में उस न्याय के लिए जिसका होना न होना मेरे लिए अब कोई अर्थ नहीं रखता। एक विच्छेदित शरीर की अपदस्थ और विस्थापित आत्मा हूं मैं, जिसका जब शरीर ही न हुआ तो आत्मा भी संज्ञाहीन हुई। देवता सब लगे हैं खोजने में लैंगिक क्षमता, शारीरिक सामर्थ्य, अभाव का मनोविज्ञान, अच्छे बुरे का विकसित ज्ञान, वह सब जो उनकी वैचारिक चर्चा का ईंधन है। हमारा तो बस एक ही धन था, एक ही धन है हमारा स्त्रीत्व, जिसे हमारी स्त्रियां भी कहने से डरती हैं। कहती फिर रही है मेरी जननी, मेरी माँ, मैं उसकी भी हूँ आत्मा। जीव अजीव, देवी देवता, ज्ञात अज्ञात, संसद संविधान नियमों के मसीहा विख्यात, मैं सबसे कहती हूँ मेरा पिंडदान करो, मुझे मुक्ति दो, मेरी पीर हरो। मैं निर्भया की आत्मा तुम्हें तुम्हारे दोषों से बरी करती हूँ। और आशा है आपको एक कविता अच्छी लगी होगी। मैं अब अपनी 2 गज़लों पे आना चाहता हूँ। छोटी छोटी गज़लें हैं, माहौल थोड़ा सा आंखें नम हो गई हो तो थोड़ा सा दिल को तर करते हैं। कवियों का तो काम ही ये होता है, लोक में जाकर सुन के संग रोना, उनके संग हंसना, उत्सव, हर चीज का उत्सव मनाना। तेरा छोटी सी गजल है, समझिए गीत है। तेरा इश्क है कि ये फलसफा न सुनाई दे न दिखाई दे। आप सुन पा रहे हैं? तेरा इश्क है कि ये फलसफा न सुनाई दे न दिखाई दे। तेरा इश्क है कि ये फलसफा न सुनाई दे न दिखाई दे। सपनों का जो एक सिलसिला तुझे पाने की दुहाई दे। तेरा इश्क है कि ये फलसफा न सुनाई दे न दिखाई दे। इसके तंज को थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा, इसके तंज को समझिए। तुम भूल गए मुझको भगवान की तरह, बदले हुए ईमान के इंसान की तरह। तुम भूल गए मुझको भगवान की तरह, बदले हुए ईमान के इंसान की तरह। कितना
द्रौपदी खंड काव्य से। यह खंड काव्य भी मेरे 10 वर्ष की जद्दोजहद है ये, अपनी समझ का। और इसके पूर्ववाक यदि कोई पढ़े तो उसके पूर्ववाक में ही मैंने लिखा है, द्रौपदी मेरी माँ का नाम है। और द्रौपदी नाम कन्याओं का नहीं रखा जाता घरों में, शुभ नहीं माना जाता, अशुभ मानते हैं। तो मुझे इच्छा हुई कि द्रौपदी के बारे जानूं। मैंने बहुत शोध किया और उस शोध का जो फल है और मेरी समझ जो मेरे इर्द गिर्द, हमारे जैसे मैंने कहा मेरी माँ का नाम द्रौपदी है, तो आप समझ ही सकते हैं यथा नाम ततो गुण। तो मेरी माँ का तेवर भी द्रौपदी का ही है। और तमाम ऐसी द्रौपदियां जिनसे मैं मिलता रहा जीवन में विभिन्न रूपों में, उन सब के प्रति समर्पित है। और इस कविता को मैंने समर्पित भी किया है। अगर आप देखेंगे तो शुरू में ही में लिखा है नारीत्व की अदम्य जिजीविषा के प्रति। तो द्रौपदी जब स्वर्गारोहण का प्रसंग आता है महाभारत में, महाभारत की पृष्ठभूमि है पूरी, द्रौपदी गल जाती है, उसके पति सब छोड़ के चले जाते हैं, वो उसकी पाप की सजा है। वहां से तो द्रौपदी अपने सखा कृष्ण को पुकारती। कृष्ण आए या नहीं उसको नहीं पता, मृत्यु के समय मूर्छा में कुछ भी देख सकती है, लेकिन उसके ये कुछ एक अंश में पढ़ रहा हूं जो वो कहती है। स्वर्ग पथ पर अग्रसर जब द्रौपदी थी गल रही, और विगत जीवन की सब स्मृतियां फिसल रही। और हल्का, स्वर्ग पथ पर अग्रसर जब द्रौपदी थी गल रही, और विगत जीवन की सब स्मृतियां फिसल रही। गलते हुए शरीर को थामे अपनी सांस में, कृष्ण को पुकारती आंखें खुली थी आस में। उस आस की ही ज्योति में आभास सा कुछ दिखा। कृष्ण आए या नहीं उसको नहीं था कुछ पता, फिर भी उस आभास को ही मान कर अपना सखा। द्रौपदी कहने लगी अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की व्यथा। कौन हूँ मैं, कौन मेरा, कौन हूँ मैं, कौन मेरा, वो जो मुझको छल गए हैं, छोड़कर मुझको अकेले स्वर्ग को जो चल गए हैं। तुम सखा थे, तुम थे ज्ञानी, तुमने ही सब कुछ सिखाया। वेदना और वंचना को कह गए थे सब है माया। फिर ये माया बेधती क्यों इस तरह से प्राण मेरा। मृत्यु के पहले भी क्या जीवन को माया ने है घेरा। जो भी है सम्मुख हमारे सच नहीं क्या कुछ भी उसमें मुझको रख पाते सुरक्षित, क्या नहीं अर्जुन के वश में। आदेश सुनकर सास का जब 5 भागों में बटी थी, तब भी तुम्हें मैं साक्षी मान जीवन से सुखी थी। मान मेरा गिर गया था उस दिन इस संसार में, दूत में मुझे दाव पर जब रख दिया परिवार ने, रख दिया परिवार ने।
ज्ञान से लो आहत, रहे तो पदवी पुरछाए। द्रोण की गुरुता में भी था अहंकार एक भारी सा, द्रुपद के हाथों अपना प्रतिशोध ही संचारी था। नहीं तो कोई सखा अपना अपमान भी जो है कर जाता, मित्र वही होता है जो क्षमा भाव से भर आता। लेकिन द्रोण गुरु होकर भी क्षमा भाव से वंचित थे, द्रुपद के हाथों वो लज्जित अभिमान से अतिरंजित थे। कर्म मनुष्य का देखो कैसे पीछा करता जीवन में, कर्म मनुष्य का देखो कैसे पीछा करता जीवन में। कह किया द्रोण के प्रतिशोध ने, मेरा आना इस जग में, मेरा आना इस जग में। भीष्म तो पहले से ही अपना अंत कठिन रच आए थे, एक राज की 3 बेटियां बलपूर्वक जब लाए थे। सत्ता और शक्ति का जिस दिन दर्द किसी पर छाता है, उस दिन ही उसके अंदर का मानव भी मर जाता है, मानव भी मर जाता है। जिन पांडव पतियों को मेरे श्रेष्ठ सदा सब कहते हैं, ध्यान से देखो इनके अंदर अवगुण कितने बहते हैं। केवल माता के कहने से पुत्र कोई क्या मानेगा, भाई की पत्नी से भरा सहवास की वह ठानेगा। कल तक यौन जो उत्सव था सत्यवती और कुंती का, धृतराष्ट्र विदुर की माता का और मातृ गुणवंती का, मुझ तक आते आते वही दुराचार का चिन्ह बना। कल तक का लैंगिक विकल्प अब कलमश एक अभिन्न बना, कलमश एक अभिन्न बना। सत्यवती हो कुंती हो या कुंती बेबस गांधारी, सब पुरुषों की संपत्ति है, इनमें कोई नहीं नारी। नारी तो वह नारी है जो बांध सभ्यता रखती है, जलती है फिर पाल पोस कर संततियों को रचती है। ऐसा नहीं कि इन सब ने गुण नहीं भरे थे नारी के, ऊंची ऊंची अभिलाषा से भरी हुई लाचारी के। पैतृकता था अजगर लेकिन निगल गया था इन सबको, नारी का नारित्व रह गया भाव केवल कहने को, नारी का नारित्व रह गया भाव केवल कहने को, नारी का नारित्व रह गया। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने को ठीक ठाक लगी होगी प्रस्तुति हमारी। एक 2 धरातल हमने देखे कविता के, एक जो वाचक था और एक जो संगीत के साथ था। कुछ तालियों ने बता दिया हमें कि आप निश्चित में बहुत पसंद आया सभी को, और एक नया प्रयास है और सुंदर प्रयास है, और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि अपने कार्यक्रमों में इस तरह की चीज़ों को, एक जो विविधता है जो रोचकता भी पैदा करती है, और कहीं ना कहीं हमारा एक काव्य परंपरा भी रही है जो गायन की और उस तरीके से सुनाने की, तो वो कड़ियाँ जोड़ सकें। तो बहुत धन्यवाद आपका, आप सब हमारे साथ रहे। आप आदरणीय पवन माथुर जी, संजय जी जो अपना समय निकाल कर हमारे साथ आए, इसमें जो हमारे श्रोता दर्शक हैं वो समय निकाल कर आए, बहुत स्वागत। एक थोड़ी सी सूचना है, छोटी सी, एक कलांजलि कार्यक्रम है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, जो अभी जो सेंट्रल विस्टा नया बना है उसके एमपी थिएटर में किया जाता है। तो इस 10 और 11 को शनिवार और इतवार को साहित्य अकादमी वहाँ कथा वाचन का, स्टोरी टेलिंग के 2 कार्यक्रम कर रही है, शाम को 6 बजे से होंगे। 10 तारीख को राजीव तांबे हैं और क्षमा शर्मा जी हैं, और 11 तारीख को कमलजीत नीलो साहब हैं और देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं। तो अगर आप लोग वहाँ, आपकी रुचियाँ हैं, अगर वहाँ आ सकें तो वो भी इसी तरह संगीत में और गा के और उस तरह की प्रस्तुतियाँ होंगी, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं।
आप इसी तरह हमारे सहयोग बनाए रखें, आते रहें और आप सब जलपान पर आमंत्रित हैं। बच्चों को भी लेकर, हाँ, अगर बच्चों को लेकर आएंगे तो वो उसका उत्साह और भी हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए है, लेकिन कैसे सुनानी है, कैसे हम घरों में बच्चों को सुना सकते हैं, वो भी एक पूरी प्रक्रिया उसके साथ होगी। बहुत धन्यवाद, स्वागत है जी।